गुड नून स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज़। नाउ केस स्टडी इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर syllabus, as you know that in your all semesters the university is going to ask the case studies of 6 to 7 marks, and there are many students who don't have such idea that how to solve the case studies, or they may don't have any such information that which are the formations they need to follow to solve the case studies, right? And that is why आज स्पेशली मैंने ये थोड़ा सिलेबस से हटके एक टॉपिक डिसाइड किया टू डिस्कस विथ यू पीपल, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज। एंड आई mention here 15 tips, right? 15 key points to solve your case study very effectively। आपका जो भी केस पूछा जाएगा उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर 15 आइडियाज़ दिए हैं, मेरे 15 टिप्स दिए, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप आराम से अपना केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो ये केस स्टडी इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल इन योर दिस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन लेवल, बट द केस स्टडी मेथड इज़ यूजफुल इन योर मास्टर लेवल ऑल्सो, और आगे जाकर भी बहुत सारा काम में आएगा। तो कीप इन माइंड दिस 15 टिप्स टू सॉल्व द केस स्टडीज वेरी इफेक्टिवली, यू विल बी बेनिफिट अलॉट। तो फर्स्ट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रीड योर केस केयरफुली। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली कोई भी केस आता है तो केस पढ़े बिना ही डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। यू हैव टू रीड योर केस केयरफुली। आप केस पढ़ो, धीरे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे आपको कि जो जो टॉपिक है वहाँ पर हाईलाइट करो। सो फर्स्ट एन इम्पोर्टेंट टिप इज़ रीड योर केस केयरफुली। उसके बाद है नोट कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स यानी कि जो भी केस होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, राइट? से फॉर एग्जांपल कोरोना कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ट्रांसमिट है दैट इज़ अ कीवर्ड, राइट? तो ये कीवर्ड्स को आप सेलेक्ट कर दोगे, उसको हाईलाइट कर दो कीवर्ड्स को, और कीवर्ड से ही आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। सो हाईलाइट एंड नोट योर कीवर्ड्स वाइल यू आर रीडिंग योर केस। जब भी आप केस पढ़ रहे हो उसी टाइम पर आपको आपके कीवर्ड्स को भी नोट करते जाना, एक अलग से पेन में, या तो उस केस में ही आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद है गिव इंट्रोडक्शन। जब भी आप केस का कोई भी केस स्टडी का आंसर स्टार्ट करो, आपने जो भी केस पढ़ा है उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर केस, व्हाट अबाउट द केस इज, राइट? केस क्या है उसके बारे में आपको बताना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द केस। उसके बाद है हाईलाइट द कीवर्ड्स। जो भी कीवर्ड्स है उसको आपको हाईलाइट करने हैं। जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मैंने आगे बताया था कि कीवर्ड्स जो भी आपने नोट किए उसको हाईलाइट करने के, वो जो भी कीवर्ड्स दिए गए वो आपके जो भी क्वेश्चंस पूछा गया उसके साथ लाइक मैच करते या नहीं करते वो आपको देखना है। तो हाईलाइट योर कीवर्ड्स, उसको राउंड कर दो या तो कुछ भी मेंशन कर दो जिससे आपको पता चले कि दीज आर द वेरियस कीवर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व योर केस स्टडीज़। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टिप है, दैट इज़ हाईलाइट योर कीवर्ड। जो भी कीवर्ड्स है उसको आप हाईलाइट करो। उसके बाद अब देखो, दो तरीके की केस स्टडीज़ होते हैं जनरली। एक होता है दैट इज़ विद द क्वेश्चंस, यानी कि एक केस दिया जाता है और नीचे 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और एक होता है जहाँ पर कोई क्वेश्चंस नहीं होता, सिर्फ एक केस होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर कोई भी केस स्टडी में आपको क्वेश्चंस पूछे जाए तो कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तो उसमें फर्स्ट है यानी कि टिप नंबर 5, आंसर द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस आपको नीचे केस स्टडी के नीचे पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और उसके आंसर्स देने हैं, राइट? अब आंसर कैसे देने? आंसर देने आपने जो भी कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए वो कीवर्ड्स वो क्वेश्चंस के साथ मैच कर रहा है नहीं वो देखना है, और उसके बाद प्रिसाइज आंसर देने। प्रिसाइज यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, वो आगे की टिप में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है गो बाय सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गो बाय सीक्वेंस यानी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, उसके बाद सेकंड का आंसर नहीं देकर फोर्थ या फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर दिया, तो क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ द केस है वो आगे पीछे चला जाएगा, राइट? पहला एक प्रॉब्लम, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम। तो ये सीक्वेंस से आप आंसर दोगे, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर। सो इट इज़ अ गुड मेथड टू सॉल्व द केस स्टडीज। सो ऑलवेज गो बाय अ सीक्वेंस ऑफ आंसर योर क्वेश्चंस। उसके बाद प्रिसाइज आंसर, मैंने अभी आगे बताया था आपको। प्रिसाइज आंसर यानी कि आप
हम क्या जनरली करते हैं कि भाई जो भी एक क्वेश्चन का आंसर आ गया तो पूरा केस स्टडी से ज़्यादा तो हमारा आंसर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिसाइज यानी कि नॉट मच, नॉट लेंदी और नॉट शॉर्ट, बट इट इज़ अ प्रिसाइज, यानी कि जितने भी जो प्रॉब्लम या तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका प्रॉपर आपको लाइक प्रॉपर वे से आपको आंसर देना है, जिससे आप उसको जस्टिफाई कर सको, आपके क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर सको, उस तरीके का आंसर होना चाहिए। दैट इज़ वी कैन से दैट प्रिसाइज आंसर। उसके बाद है यूज थियरीज। use theories. Now, what is theories? So, generally, whenever you are solving the management case studies, so in the management cases, there are many theories in the management, like say, for example, Maslow's theory, Herzberg theory, theory X and Y. These are the various theories are using during the case. तो अगर आपको कोई भी थियरीज याद आए तो वो थियरी को मेंशन करके आप अपने कोई भी केस स्टडी का या तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये थियरीज का यूज़ करो आपका, जिससे क्या होता है कि जो केस एग्जामिनर है, केस जो एग्ज़ाम कर रहा है उसको एग्जामिनर कर रहा है उसको पता हो चलेगा कि आपको थियरीज़ के बारे में, मैनेजमेंट थियरीज़ के बारे में भी डेप्थ नॉलेज है, एंड यू आर एबल टू, और यू आर नो द वेरियस थियरीज ऑफ द मैनेजमेंट, सो इट gives the more positive impression toward the examiners. So use the theories which you know and which are related to your case studies. अब उस मास्लोस थियरी है ही नहीं और उसमें आप मास्लोस थियरी डालोगे तो कोई मतलब नहीं, मगर आपको याद आए कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्यूशन मैं करूँगा तो इसमें मैनेजमेंट की ये थियरी काम में लगेगी, तो वो थियरीज आप उसके अंदर इंक्लूड करोगे तो आपको आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिस कंक्लूड। आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, उसके बाद 2 या 3 पैराग्राफ का एक कंक्लूजन देना है, यानी कि समरी ऑफ योर एंटायर केस स्टडीज एंड योर आंसर्स। वो पूरा कंक्लूजन आपको 1 या 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर कैन नॉट रीड द एंटायर क्वेश्चन आंसर, बट दे में ओनली रीड योर कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन से ही पता चल जाता है उसको कि भाई कैसे अपने केस का आंसर दिया होगा, केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया होगा। सो कंक्लूजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द केस स्टडीज़। तो जब भी कोई भी केस स्टडीज़ आप सॉल्व करो तो उसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, और उसके बाद कंक्लूजन, ऐसे आपको केस स्टडीज़ सॉल्व करना है। उसके बाद इफ़ क्वेश्चंस आर नॉट गिवन, बहुत बार मैंने अभी बताया था कि बहुत बार क्वेश्चंस नहीं होते मगर वो केस स्टडी पूरा होता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। अब ये प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो पहली टिप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई केस स्टडीज आप एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि विच आर द प्रॉब्लम्स आर आस्किंग बाय द पर्टिकुलर केस, राइट। कोई भी केस के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको पता चल जाएगा। तो आइडेंटिफाई ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम कुछ और है और आप आइडेंटिफाई कुछ और कर रहे हो तो आपका केस टोटली नेगेटिव यानी कि रॉन्ग वे पर चला जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्रॉब्लम ऑफ योर केस स्टडी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मोर प्रॉब्लम्स। अब ऐसा जरूरी नहीं हो कि कोई भी केस के अंदर एक ही प्रॉब्लम हो, शायद उसके अंदर एक से ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको केयरफुली पढ़कर, पूरा केस पढ़कर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या नहीं है। सिर्फ फिर आपको लगे कि भाई नहीं एक ही प्रॉब्लम और आप एक सॉल्व करो और बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर ऐसे ही रह जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोर प्रॉब्लम्स इफ देयर इन द केस स्टडी। उसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसका आपको इफेक्टिव और जनरस वे से आपको उसका सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, जो हमने मैनेजमेंट थियरी के बारे में बात की थी, आगे जो भी क्वेश्चंस के आंसर थे वैसे ही सॉल्यूशन भी ऐसे ही प्रिसाइसली होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और प्रॉपर वैसे होने चाहिए। दैट इज़ सॉल्यूशन। उसके बाद है सॉल्यूशन फॉर द ईच प्रॉब्लम। अब एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो 1 बाय 1 एक एक प्रॉब्लम मेंशन करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मेंशन करो, उसके बाद अनदर प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन, ऐसे ईच यू हैव टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ऑफ द केस स्टडीज। ये धीरे 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 करके आप एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे तो आपका केस स्टडी आराम से सॉल्व हो सकता है। और उसके बाद सॉल्यूशन जैसे भी दो उसमें यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ योर सॉल्यूशन। आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट उसमें से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से, बहुत सारे सॉल्यूशंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बेस्ट ऑप्शन को आपको आपके आंसर में लिखना है। उसके बाद है रिलेवेंट टाइटल।
अब बहुत बार केस के अंदर पूछा जाता है कि कोई भी केस स्टडी पूछा जाए तो उसके बाद बोलता है कि गिवन अ रिलेवेंट टाइटल ऑफ दिस केस, राइट। सपोज से फॉर एग्जांपल कोई भी केस स्टडी पूछा गया जहाँ पर कोई भी मैनेजर और उसका मैनेजर और वर्कर्स का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और पूरा केस स्टडी दिया गया है, राइट। मैं आपको एक आगे के एक लेक्चर में केस स्टडी भी आपको टास्क में देने वाला हूँ, तो वो सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर मैंने टाइटल भी रखा है कि आपको टाइटल देना है। तो यहाँ पर अगर उस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं और वही केस है, तो आपको एक टाइटल देना है। तो क्या है, एरर इन कम्युनिकेशन, या तो कोई ऐसा कि भाई कम्युनिकेशन कैन किल और सेव और द प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कोई भी रिलेवेंट टाइटल होना चाहिए जो आपको केस को जस्टिफाई कर सके एक टाइटल के एक लाइन के अंदर। लाइक आप देखो कि मूवी होती है तो मूवी का एक नाम होता है और नाम जस्टिफाई करता है पूरे मूवी को। तो यहाँ पर भी कोई भी केस होता है तो उसको टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे केस को जस्टिफाई कर सके। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। अगर टाइटल गलत होगा तो फिर शायद जो भी केस ऑब्जर्वर है उसको पता चल जाएगा भाई इसको टाइटल ही पता नहीं है, यानी कि केस का प्रॉब्लम पता नहीं है, केस के बारे में पता नहीं है, तो केस कैसे सॉल्व किया होगा, राइट। सो यू हैव टू गिव द रिलेवेंट टाइटल ऑफ योर केस प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि आप देखो, मैंने बोला कि आपको रीड योर केस केयरफुली। अब केयरफुली रीड करने में ही आधा घंटा आप बिगाड़ दो तो फिर उसके बाद आंसर देने में टाइम ही नहीं रहेगा। सो आपको ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हाउ मच टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस केस स्टडी। उसके लिए आपको रीडिंग योर केस केयरफुली, उसके लिए कितना टाइम चाहिए, उसके बाद हाईलाइट करनी जो भी कीवर्ड्स है उसको ढूंढने में कितना टाइम चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस या तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना चाहिए उसके लिए कितना टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर उसके बाद आपको आंसर देने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको शायद आंसर आते हो, प्रॉब्लम्स भी पता चल गए, केस भी आराम से आपने ऑन पेपर सॉल्व करते, मगर जब लिखने की बात आती है तो आपके पास टाइम नहीं बचता है। एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज योर टाइम टू सॉल्व द केस स्टडीज, राइट। So these are the various keys, right? Let us review of this case. तो first है read your case carefully. Second is note keywords. आपके जो भी keywords है उसको नोट करो. Third, give introduction of your case. जो भी case study पूछा गया उसका आपको introduction देना है. Fourth, highlight your keywords. जो भी keywords है उसको आपको highlight करने हैं. उसके बाद है इफ़ द क्वेश्चंस आर गिवन, यानी कि केस स्टडी के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो पहला क्या काम करना है आपको, आंसर द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर्स देने, मगर आंसर कैसे देने हैं, गो बाय सीक्वेंस 1 2 3 4, वो सीक्वेंस से आपको आंसर देने हैं। उसके बाद है प्रिसाइज आंसर, आंसर भी देने। तो मैं बोलता हूँ बार बार कि गप्पा ना पप्पा नहीं मारवाना, राइट। बट यहाँ पर आपको प्रिसाइज, नोट लेंथी नोट शॉर्ट, प्रिसाइज आंसर देने हैं। उसके बाद है यूज थियरीज, वेर यू मे गो थ्रू द वेरियस थियरीज ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप अलग अलग थियरीज का यूज़ कर सकते हो जैसे केस स्टडी में पूछा गया हो वैसे। उसके बाद है कंक्लूजन, जो भी केस है उसका आपको कंक्लूड करना पड़ेगा बाय 2 और 3 पैराग्राफ्स, तो वो आपको कंक्लूजन देना है। उसके बाद है इफ़ क्वेश्चंस आर नोट गिवन, यानी कि प्रॉब्लम्स दिए गए, क्वेश्चंस नहीं, कोई भी नीचे कोई क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ एक केस दिया गया है, उसके अंदर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, राइट। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, अगर आपको लगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो भी आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरलाइन करो, कुछ भी करो, राइट। आइडेंटिफाई द मोर प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है या तो एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशंस आपको ढूंढना है। अब सॉल्यूशन कैसा है, तो सॉल्यूशन फॉर ईच प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम्स के आपको अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने, मगर वो सॉल्यूशंस आपके बेस्ट ऑप्शंस होने चाहिए। यानी कि जो भी सॉल्यूशन आप दो, एक से फॉर एग्जांपल वर्कर्स, ट्रेड यूनियन और एचआर के बीच में या तो मैनेजमेंट के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको वहाँ पर दोनों की साइड न्यूट्रल या तो डिप्लोमेटिक आंसर देने, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यू कैन नॉट you cannot go through the management side or you cannot benefit to the union side, आपको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद है रिलेवेंट टाइटल, जो भी आप मूवी का जैसे टाइटल होता है मैंने बताया था, वैसे ही आपको यहाँ पर केस का भी एक टाइटल देना पड़ता है। तो वो टाइटल अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम या तो अकॉर्डिंग टू योर केस होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ टाइम मैनेजमेंट। जब भी केस स्टडी सॉल्व करने बैठो तो आपको टाइम को ध्यान में रखकर केस स्टडी सॉल्व करना है। लाइक से फॉर एग्जांपल 6 to 7 मार्क्स की केस स्टडी होता है, तो उसमें आप मिनिमम 10 to 15 मिनट स्पेंड कर सकते हो। तो वैसे आपको आपका टाइम मैनेज करके आपका केस स्टडी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे।
और एक बात, मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो भी मैंने असाइनमेंट दिया था या जो MCQ पूछे गए थे उसके आंसर्स दिए थे, बहुत सारे ने अभी भी टर्न इन नहीं हुए, यानी कि उसने आंसर्स नहीं दिए। बहुत सारे ने, मैंने बोला था कि जैसे ही आप वीडियो शो करो, यानी कि आप जब भी वीडियो वॉच करो उसके बाद आपको मुझे बताना है मैसेज करके गूगल क्लासरूम के अंदर, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी भी कोई भी मैसेज नहीं किया, या तो शायद वीडियोज़ ही नहीं देखे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको वीडियोज़ देखने हैं, कंपलसरी है ये, राइट, किसी को एक्सक्लूजन नहीं है यहाँ पर, सभी के लिए कंपलसरी है वीडियो देखना। और जो भी टास्क आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास रहेंगे, जितने भी मैंने आपको भी रिप्लाई मिलते होंगे, जैसे ही आपने कोई भी MCQ का आंसर दिया तुरंत ही आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये सारा डेटा मेरे पास रहेगा और उसका पूरा रिजल्ट आपको आपके इंटरनल में दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।